100 क्रिमिनल्स जो हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसने 2 दिन के बाद तिहाड़ जेल में सुसाइड किया था। कुछ लोग पाकिस्तान हाई कमीशन पर पहुंच गए हैं। मीडिया भी बहुत बढ़ा चढ़ा देती है बात को, और मीडिया को कभी जिसने भी फ्लेयर अप करा था ये निर्भय केस के बाद क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि क्राइम से आदमी बहुत जल्दी पैसा कमा सकता है। आपके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा है? हमने उसी के हाथ से कंप्लेंट लिखवाई। जुड़ा हुआ है फॉल्स कंप्लेंट ऑफ रेप, जिसके पूरे मेरिट पे ही डाउट है, आरुषि तलवार केस। His investigation into the murder of 13-year-old Arushi Talwar. एक प्रेसिडेंट हाउस के बगल में हादसा हो गया था। राष्ट्रपति के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने रेड लाइट जंप करी थी कि यहाँ पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है। उसमें प्रेसिडेंट रहते थे। तो अब निर्भय केस भी डीएनए एनालिसिस की वजह से ही इम्प्लीकेशन हुई, कन्विक्शन हुई, जो भी हुई। जैसे एक आपने बताया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था, जिनको कि स्मगल करके सऊदीया वगैरह भेजा जाता था। जी जी। उसकी आर्टिफिशियली उम्र बढ़ाई गई यस। ताकि उसको बेचा जा सके प्रोस्टिट्यूशन में। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। जहाँ तक क्राइम की बात है, निर्भय केस, गैंग रेप केस इतना बड़ा केस था कि उसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। इट वाज हीनस एंड इट वाज ग्राफिक एंड डिस्टर्बिंग टू अनदर लेवल। और इवन दो दैट केस हैज़ बीन हाईलाइटेड इन मैनी सीरीज़, दिल्ली क्राइम्स एक पूरी सीरीज़ बनी है उस पर, बट उस केस के कुछ अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में कभी ढंग से बात नहीं हुई है, उनका पर्सपेक्टिव कभी ठीक से रखा नहीं गया आगे। आज के मेरे गेस्ट ऐसे ही एक व्यक्ति थे। उन्होंने 36 साल दिल्ली पुलिस में काम किया है। ही वॉज SHO ऑफ वेरियस हाई प्रोफाइल केसेस ही हैज़ कंडक्टेड इन हिज करियर। जब निर्भय कांड हुआ तो वो वसंत विहार के ACP थे। He was on the ground, he saw everything, he did much of it, he solved many of the elements of that case। और आज हम उनसे डिटेल में बात करेंगे, ना सिर्फ निर्भय केस के बारे में, बाकी और बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में। और हमको मिलेगा एक पर्सपेक्टिव, एक पुलिस वाले का पर्सपेक्टिव है ऑन द ग्राउंड, और एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। हमारी इंप्रेशन जो है माइंड में पुलिस के बारे में वो आज चेंज हो जाएगी, और हमको वो होने देना चाहिए। सो इफ़ दिस इज साउंडिंग इंटरेस्टिंग, please watch till the end. Let's dive right into it. Let us get our conversation started with my guest today, that is ACP Ramesh Chandra Nandal. पुलिस की नौकरी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी क्राइम्स देखने को मिलती हैं, बट एक ऐसा क्राइम जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया था वॉज द निर्भय केस। निर्भय केस में ACP नांदल, आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वसंत विहार के, जहाँ पर ये घटना घटी। और कभी भी पब्लिक में ये पर्सपेक्टिव नहीं आया है कि वहाँ पर ACP के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ था, एग्जैक्टली पुलिस ने उसको क्रैक कैसे करा था। आप ग्राउंड पर थे, आपने सब कुछ देखा है, आपके हाथों से सब कुछ हुआ है। तो क्या हुआ था उस रात को? उस रात को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की के साथ ये वाक़या हो गया है, पूरा पुलिस ब्रास, राइट फ्रॉम DCP और ACP, इंस्पेक्टर्स, हर रैंक के ऑफिसर्स इकट्ठे हुए और सब ने इकट्ठे होकर के अपना काम हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल से शुरू किया। सबसे पहले जो विक्टिम थी लड़की, उसको, बिकॉज शी वाज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, सबसे पहले उसको एक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिले उसकी कोशिश की गई। और जो उसका साथी था, उसके साथी को साथ रख के उससे पूछताछ भी शुरू की गई साइमल्टेनियसली, ताकि इन्फॉर्मेशन साथ के साथ आगे उसको डेवलप करके और क्रिमिनल्स को नैब किया जा सके। जो लड़की ने बताया और जो उस लड़के ने बताया, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सामने आ गया कि ये बस जो है वसंत विहार में मुनीरका से इन लोगों ने पहले ये बस चला करके IIT फ्लाईओवर की तरफ गए हैं, और फिर वापसी में IIT फ्लाईओवर से आकर के मुनीरका से ये लड़का और इसके साथ ये लड़की दोनों जो है बस में बैठे थे। और बस में बैठने के बाद फिर इन लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की, और फिर महपालपुर होते हुए वहाँ से ये एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हुए पालम तक गए, और फिर पालम से वापस आए, और फिर दोबारा उसी रूट को उन्होंने फॉलो किया। तो सेम रूट उन्होंने 2 बार फॉलो किया। ये बात जब कंप्लेनेंट ने हमको बताई तो हमने उस एरिया के जितने CCTV थे उनके फुटेज निकालने की कोशिश की। महपालपुर में एक छोटा सा एक होटल है, एयरपोर्ट होटल के नाम से था वो होटल, उसकी CCTV फुटेज में
इस बस का 2 बार घूमने का एक वीडियो हमको मिल गया। बट आप जैसे उस मौके पर आप हॉस्पिटल गए जी और जो विक्टिम थी वो बहुत बुरी हालत में रही होगी, जी जी। तो आप उससे बात कर पाए? विक्टिम से कुछ थोड़ी बहुत बात, कुछ जो है डॉट्स हमने इकट्ठे किए ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए। उसमें जो अच्छी बात थी कि उसके साथ जो उसका साथी था उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं थी और वो हमको सारी इन्फॉर्मेशन देने में सक्सेसफुल था। और फिर उससे सारा इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके और फिर केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई। जी, तो इसमें आप जो इतना बड़ा रूट आपने बताया, कम से कम 15-20 किलोमीटर का एक सर्कल होगा ये, जो मुनीरका से वहाँ तक चल रहा है, अगर पूरा सर्कल लिया जाए। हाँ, मुनीरका से महपालपुर, महपालपुर से डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हुए पालम और फिर वहाँ से यू टर्न करके वापस महपालपुर। तो ऐसे इतने रूट में इतने सारे सीसीटीवीज रहे होंगे, हम पुलिस को कैसे पता चला कि कहाँ पर देखना है और कहाँ पर फुटेज मिलेगी उसकी? नहीं, फुटेज तो सीसीटीवी फुटेज मिलने का स्कोप सिर्फ एक ही जगह था, वो महपालपुर पे ही। बाकी एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, आज भी नहीं है, क्योंकि वो एरिया एबंडन्ड है, वहाँ पर कोई कमर्शियल यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर। चार्टर्ड एक रूट को लेकर के नोएडा की तरफ जाती है, फिर वो नहीं, पहले एक स्कूल का एक ट्रिप लगाती है, एक स्कूल का ट्रिप लगाती है, उसके बाद वो एक चार्टर्ड का ट्रिप लगाती है। तो जो हमको रूट बताया गया उस पर फिर मैन पावर डिप्लाई की गई और उस मैन पावर ने उसको दोपहर के बाद वापसी में उस बस को नैप किया था। उसको फिर जब ड्राइवर और जो हेल्पर थे उनको पकड़ के जब पुलिस स्टेशन में लाया गया तो उन्होंने अपने क्राइम करने की बात को जो है एडमिट किया और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। और जब आपको पता चला कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, जी, तो उनको कैसे पकड़ा गया? उसमें एक लड़का अलवर के पास एक जगह थी, वहाँ से एक इंस्पेक्टर थे, साकेत एसएचओ थे वो, उनको भेजा गया, वो अपनी टीम लेकर के उसको वहाँ से पकड़ के लाए थे। बाकी सारे जो एक्यूज थे वो दिल्ली में ही सेक्टर 4 आर के पुरम की झुग्गियों में उसके आसपास के रहने वाले थे। तो सभी को शाम तक जो है वो पकड़ लिया गया था उनको। तो ये काम बहुत तेज़ी से हुआ? बहुत तेज़ी से हुआ और इसमें टीम वर्क जो है उसने ये काम किया। पूरा जिला जिसमें कि 16 पुलिस स्टेशंस थे, सभी ने मिलकर के काम किया और डीसीपी मैडम थी छाया शर्मा, उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने एक अच्छा सुपरविज़न इसमें किया और लोगों को सही गाइड किया, लोगों से सही काम लिया, जिससे कि ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का केस जो है वो क्रैक हो उसका। और आपने बताया कि इस केस में योगी आदित्यनाथ भी आपके पास आए थे, क्योंकि कुछ कनेक्शन था उसके जो लड़की के साथी था उसके साथ। लड़की का जो साथी था वो गोरखपुर का रहने वाला था और उसके पिताजी वहाँ पर वकालत करते थे गोरखपुर में। तो योगी आदित्यनाथ उस समय संसद सदस्य थे और वो उस लड़के की वेलफेयर के लिए हमारे पास आए थे कि पुलिस उसका जो है पूरी तरह से ख्याल रखे और इस केस को सीरियसली वर्कआउट करे, इसमें मेहनत करे और विक्टिम्स के साथ पूरा न्याय हो। तो जब न्याय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब पकड़ने के बाद भी इतनी देर लग जाती है उनको फांसी होने में, इतना हीनस क्राइम करने के बावजूद, जिसने सारी दुनिया में हमारे देश को बदनाम कर दिया, जो कि भूला नहीं जा सकता। जी जी। क्यों इतना डिले होता है? ये हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो कानून है वो कहता है कि 100 क्रिमिनल्स जो हैं वो छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उस सिद्धांत को निगाह में रखते हुए इतना समय लग जाता है। प्रोसीजर ऐसे हैं, सबसे पहले सेशंस कोर्ट से कन्विक्शन होती है, उसके बाद उसको हाई कोर्ट रेटिफाई करता है, हाई कोर्ट से रेटिफाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रेटिफाई करता है। तो ये पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। इस वजह से ये 2012 का केस है। 2013 में 13 सितंबर 2013 को फांसी की सज़ा सेशन जज साहब ने की थी, लेकिन इनको फांसी होते होते 7 साल लग गए थे। बट ये लोग जब आपके सामने पहली बार आए,
आपने इनकी शक्ल देखी जी। आमने सामने, कैसा लगा आपको? आपने क्या बोला इनको? इन्होंने क्या बोला आपको? नहीं, इन्होंने तो क्या बोलना था, ये तो शर्मिंदा थे अपने किए हुए काम पर। लेकिन हमको हमको भी बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई इन लोगों ने एक अकेली लड़की के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। हम तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर हम तो अपना काम ही कर सकते हैं। तो वो हमारा काम न्याय दिलाना था, वो हमने कोशिश की और सबने मिल करके न्याय दिलाने में कामयाबी पाई। तो आपने शर्मिंदगी देखी उनमें? हाँ, शर्मिंदगी तो थी। दे न्यू दैट दे वर गिल्टी। यस यस, इट वाज ऑन देयर फेसेस। इसमें से एक जो एक्यूज था, राम सिंह, जो कि मेन एक्यूज था, उसने 2 दिन के बाद तिहाड़ जेल में सुसाइड किया था। शर्मिंदगी की वजह से ही किया होगा। और बाकी 4 एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और एक इसमें जुवेनाइल था जो कि 3 साल की सज़ा पूरी करने के बाद आज़ाद हो गया था। एसीपी नांदल सर, इस टाइप के इंसिडेंट देखने के बाद, इतने सारे क्रिमिनल्स के साथ बात करने के बाद, उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद, आपको क्या, आपका विश्वास नहीं उठ जाता है इंसानियत से? ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट है। ये दुनिया है, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, बुरे लोग अपना बुरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। और बुरे लोगों के किए हुए कर्मों से सभी लोग सीख लेते हैं। उसी प्रकार अच्छे लोगों के किए हुए अच्छे कर्मों से भी लोग सीख लेते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी संसार में कभी समाप्त नहीं हुआ, ना होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपके एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, एक्सपोजर्स हुए होंगे, आपके बहुत इंटरेस्टिंग केसेस रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड पे थे। आप एसएचओ थे चाणक्यपुरी के, जो कि दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया है, क्योंकि सारे हाई कमीशंस वहाँ पे हैं। जब आप एसएचओ थे चाणक्यपुरी के, तो वहाँ पर एक हादसा हुआ था। हादसा क्या, एक इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे किसी ने कुछ हल्ला मचा दिया था। वो क्या था केस? वो केस ये था कि एक पॉलिटिकल, एक सेमी पॉलिटिकल टाइप एक पार्टी थी, परमजीत सिंह पम्मा उसका अध्यक्ष था। उसने प्रदर्शन करने की सूचना दी थी कि मैं जो है 3 मूर्ति राउंड अबाउट पर प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि जितने भी चाणक्यपुरी के एरिया में फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उन पर जो प्रदर्शन होना होता था, वो प्रदर्शन हमेशा 3 मूर्ति राउंड अबाउट पर ही होता था। तो उसने सूचना दी और पुलिस ने उसको उसके करने की इजाज़त दी, और इजाज़त के बाद उसने अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद वो उसने अपना वाइंड अप करके और वो चला गया वहाँ से। उसके 15 मिनट के बाद दोबारा से फिर मैसेज आता है कि कुछ लोग पाकिस्तान हाई कमीशन पर पहुँच गए हैं और वो कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं और वो वहाँ शोर शराबा कर रहे हैं और हाय हल्ला कर रहे हैं। तो तुरंत सूचना मिलने पर तुरंत हम अपनी फोर्स को लेकर के वहाँ पहुँचे। तो हमने वहाँ ये पाया कि वो परमजीत सिंह पम्मा अपने पूरे उन्हीं लोगों के साथ वहाँ पहुँचा हुआ है। तो उससे पूछताछ हुई, उससे बात करी, तो उसने बताया कि जी मैं तो जा रहा था, मैं जाना चाह रहा था, लेकिन मीडिया के लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई आपकी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं बनी, आप जो है पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रदर्शन करो। उनके कहने पे मैं यहाँ आ गया। तो उसको मीडिया ने इतना भड़का दिया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाके हल्ला करने लगा। हाँ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसको भुगता भी कि वो सभी लोग हमने अरेस्ट किए, क्योंकि वहाँ सेक्शन 144 प्रोमलगेट था। उस 188 में अरेस्ट करके सभी लोगों को, 16-17 आदमी थे और उनकी 4 गाड़ियाँ थी, वो बंद करी गई। 4 दिन में उनकी बेल हुई और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ वगैरह कोर्ट से रिलीज़ हुई। तो उन्होंने जो गलती करी उसकी उनको सज़ा मिली। उसके बाद उन्होंने ऐसी गलती कभी नहीं करी। बट ऐसा ही दिखता है, और इससे ये तो साबित होता ही है कि मीडिया भी बहुत बढ़ा चढ़ा देती है बात को। और मीडिया को कभी, जिसने भी फ्लेयर अप करा था ये, उसको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या पोटेंशियल हो सकता है इस प्रॉब्लम का, अगर सच में कुछ बात बिगड़ जाती वहाँ। मेरी ओपिनियन तो ये है कि मीडिया के बारे में कि मीडिया हर स्थिति में फ़ायदा उठाता है, चाहे वो स्थिति अच्छी हो या वो ख़राब हो। हम रोज़ समाचार देखते हैं, हमें महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीडिया उठा करके अपने आप को वो प्रमोट करते हैं। तो अब ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है कि हम मीडिया की बात को किस रूप में लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए इन बातों का,
और ये उसकी गलती थी, उसने मीडिया की बात को बिना सोचे समझे फॉलो किया और वो खुद इस मुसीबत में फंस गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में, ये कोई अकेला केस नहीं है। रोज़ ही हम इस तरह की सूचनाएं हमें मिलती हैं कि वहाँ मीडिया वालों ने लोगों को जो है भड़का दिया और उन्होंने ये कर दिया। हम क्योंकि ये सुनते हैं ज़्यादातर कि पुलिस ने ये कर दिया और पुलिस ने वो कर दिया, और मीडिया हमेशा ये प्रोजेक्ट करती रहती है। बट उसका रीज़न ये है कि पुलिस का पास अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो है नहीं। हर पुलिस ऑफिसर तो मीडिया को एड्रेस नहीं कर सकता। अब दिल्ली में तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि डीसीपी रैंक से नीचे का कोई अफसर मीडिया से बात ही नहीं कर सकता। मैं सारा काम करने के बाद भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होकर के डीसीपी के पास जाएगी, डीसीपी एड्रेस करेगा मीडिया को। तो मीडिया के पास तो अपना है, सारा नो हाउ है, पाराफर्नेलिया है, वो अपनी बातों को पब्लिक के सामने रख पाते हैं, हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। अब एक बार ही वापस चलते हैं इस केस पे और विमेन सेफ्टी पे, दिल्ली की विमेन सेफ्टी पे। निर्भया केस के बाद क्या क्या बदलाव आए? निर्भया केस के बाद इंडियन पिनल कोड में काफ़ी सीरियस चेंजेस हुए हैं और पूरे कानून को बहुत सख्त बनाया गया है। महिलाओं के खिलाफ जो कानून थे जिनमें कि पहले 3-3 महीने की सज़ा थी और जो कि बेलेबल ऑफेंसेस थे, वो सभी अब नॉन बेलेबल बना दिए गए हैं और सब में सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न भी रखा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाने में असमर्थ है या नहीं करता है जानबूझकर, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन का प्रोविज़न ऐड किया गया है, जो कि निर्भया केस के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जी, बट अभी भी इन बदलावों के बाद भी दिल्ली को एक सेफ जगह तो नहीं माना जाता है। दिल्ली बाकी जगह से तो अच्छी है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली सेफ है, लेकिन एक परसेप्शन है, आम आदमी का परसेप्शन रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। चीज़ें, छोटी बातों को फ्लेयर अप करके ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है और दिल्ली की जनता जो है वो सुरक्षित है। दिल्ली के सबसे अनसेफ एरियाज कौन से हैं फॉर दिल्ली वेमेन? में जे कॉलोनीज़ के जो एरियाज़ हैं जहाँ लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है, जहाँ लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और आज के समय में सभी ने अपने एक्सपेंसेस को इतना बढ़ा लिया है, सभी लोग मोबाइल वगैरह मेंटेन करते हैं और उसके लिए उनका कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो फिर आदमी क्राइम की तरफ ही ध्यान जाता है, क्योंकि क्राइम से आदमी बहुत जल्दी पैसा कमा सकता है और इसी वजह से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है और चीटिंग के केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो एसीपी नांदल, आपने अपने करियर में बहुत सारे केसेस क्रैक करे हैं और बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्रैक करे हैं। आपके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा है? चाणक्यपुरी में एक मिस कलकत्ता एक लेडी थी जिसका कि नाम मैं लेना नहीं चाहता। उन्होंने आकर के वहाँ शिकायत की कि मेरा एक मित्र है, उसने मुझे चाणक्य थिएटर में मूवी दिखाने के लिए बुलाया और इंटरवल में मुझे ड्रिंक्स के साथ कुछ सेडेटिव्स वगैरह पिला दिए और मैंने जो गहने पहने हुए थे उस समय उसने शायद वो 40 लाख रुपए के बताए थे। यह इंसिडेंट 2001 के आसपास का है और उसने काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाए थे कि उसने जो है मेरे को लूट लिया ये सेडेटिव्स दे करके। उसके बॉयफ्रेंड ने तो अब उस लेडी की बात को, चूँकि ये बड़ा सीरियस इशू था, इसलिए उसको मैंने खुद ही हैंडल करना ठीक समझा कि किसी जूनियर को जाने से पहले मैं खुद अपनी तसल्ली करूं। तो बात करते करते जब उनको हमने पेपर दे दिया कि भाई आप खुद अपनी कंप्लेंट लिख करके दीजिए, क्योंकि पास्ट में भी इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट देने के बाद ये कह देता है कि जी मैंने कंप्लेंट नहीं दी, ये पुलिस अफसर ने अपनी मर्जी से लिखी है। अच्छा। और मैंने सिर्फ साइन कर दिए। तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए हमने उसी के हाथ से कंप्लेंट लिखवाई। उसमें उसने पूरा जो एक कंप्लेंट फाइल करी, उसने वही बताया जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बुलाया और मेरे को सेडेटिव्स दे करके मेरे सारे गहने उतार लिया। फिर हमने उससे पूछा भाई आपका शो टाइमिंग क्या था, उसने बताया रात को 9 से 12 की ये मूवी थी। फिर हमने उससे पूछा कि आपकी मूवी कौन सी थी,
तो उसने चाणक्य पे उसने कहीं पढ़ लिया होगा कि उसमें उसने एक ए मूवी का नाम दे दिया कि ए मूवी चल रही थी। ओके। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर उस समय चूँकि मैं एरिया का एसएचओ था और मैं पेट्रोलिंग वगैरह में जाता था, तो मैं सब चीज़ों को चेक करता था। तो ये मेरी निगाह में बात थी कि उस समय चाणक्य थिएटर पर 2 अल्टरनेट शो चलते थे। नून शो और इवनिंग शो में अलग मूवी होती थी और मैटनी में और नाइट शो में अलग मूवी होती थी। तो उस लेडी ने जो हमको मूवी बताई वो इवनिंग शो वाली बताई, जबकि उसने खुद ही अपने हाथ से लिख के दिया था कि मैंने जो मूवी देखी है वो नाइट शो में देखी। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन से ये कंफर्म हो गया कि वो झूठ बोल रही थी, फॉल्स कंप्लेंट। फॉल्स कंप्लेंट थी। हमने उससे लिखवा करके ले करके उसको रोजनामचे में एंट्री, हम जो हमारा डेली डायरी होता है उसमें रिकॉर्ड करके और उसको हमने फाइल कर दिया अपने ऑब्जर्वेशंस डाल के कि भाई शी इज मेकिंग ए फॉल्स कंप्लेंट एंड इट रिक्वायर्स नो पुलिस एक्शन। नेक्स्ट डे वो फिर आई अपनी कंप्लेंट को परस्यू करने के लिए, तो उसको बता दिया कि भाई आपकी कंप्लेंट झूठी है। और उसने फिर जाकर के पुलिस हेडक्वार्टर में हमारी शिकायत की, अच्छा। विजिलेंस में जाकर के, कि एसएचओ चाणक्यपुरी ने मेरी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया। फिर हमसे उसी समय फ़ोन पर वहाँ से उन लोगों ने पूछ लिया, विजिलेंस वालों ने, कि भाई ऐसे ऐसा कोई इंसिडेंट है। हमने बताया कि ये बात है, और जो इन्होंने शो बताया वो शो उस टाइम में वो रन नहीं कर रहा था, दूसरा शो रन कर रहा था, इसलिए हमने उसकी कंप्लेंट फाइल कर दी। यदि हम उसकी कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज कर देते, एफआईआर कर देते, तो हम फिर बाद में उसके खिलाफ 182 का एक्शन लेते। इसलिए हमने उसको कट शॉर्ट करके कंप्लेंट लेवल पर ही फाइल कर दिया। अच्छा, तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो इसका मतलब उसने फॉल्स कंप्लेंट करी, जी आप समझ गए कि फॉल्स कंप्लेंट है, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी, क्योंकि अगर आप करते तो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता आपको जी जी, फॉल्स कंप्लेंट का। बिल्कुल एक्शन लेना पड़ता। सेक्शन 182 आईपीसी में उसके खिलाफ एक्शन बनता। इसी तरह का एक केस और भी है, वो अब मुझे याद आ रहा है। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में एक किराएदार महोदय थे, उन्होंने आके कंप्लेंट की कि मेरा लैंडलॉर्ड ने मेरा एक जो थ्रू पैसेज था वो बंद कर दिया, और मैं उस थ्रू पैसेज के थ्रू छत पे जा करके रात को वहाँ सोता था, ठीक है। और वो मुझे जो है डिप्राइव कर दिया उन्होंने। और वो कहीं से सिफारिश करवा करके आया था, और मुझे कहीं से फ़ोन भी आया था, सीनियर लेवल के मेरे ऑफिसर ने फ़ोन किया था कि इनकी कंप्लेंट को सीरियसली आप देखो। तो मैं जब स्पॉट पे गया तो मैंने ये नोट किया कि जिस दरवाजे को वो कह रहे थे कि ये दरवाज़ा पहले खुला हुआ था और अब इन्होंने बंद कर दिया, तो मैंने उसकी जो दरवाजे की लकड़ी की जो चीज़ें थी उसके ऊपर जो सील किया हुआ था, उसके ऊपर जो नेल्स लगी हुई थी, उन नेल्स को मैंने ध्यान से देखा, तो उन नेल्स के ऊपर रस्ट लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था, जो कि प्रूव करता है कि ये नेल्स यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से हैं, बहुत समय से ये नेल्स यहाँ पर हैं। और जो उसने बताया था कि छत पे मैं सोता था, उस छत पे वो लैंडलॉर्ड अपनी गाय का गोबर जो है वो थापता था उसके ऊपर, और उनके प्रिंट्स के, उनके निशान थे गाय के उसके गोबर के। तो ये ऑब्जर्वेशन डाल के मैंने उनकी कंप्लेंट फाइल कर दी। तो एक पुलिस ऑफिसर को स्पॉट इंस्पेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पॉट पे नहीं जाते हैं, आप पुलिस स्टेशन से ही किसी कंप्लेंट को हैंडल करेंगे, तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप न्याय नहीं कर पाएंगे, फिर आप न्याय के साथ अन्याय करेंगे। तो आदमी को स्पॉट विजिट जरूर करना चाहिए। जहाँ तक मेरिट का सवाल है, एक और बहुत बहुत बड़ा एक सेंसेशनल केस है जिसके पूरे मेरिट पे ही डाउट है, आरुषि तलवार केस। उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट था और आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, क्या थे वो? आरुषि तलवार केस में यूपी पुलिस ने जो साइट इंस्पेक्शन किया था उसमें कुछ लैप्सेस थी, और उसकी वजह से ही काफ़ी पुलिस की बदनामी भी हुई थी, जो कि बाद में पॉइंट आउट हुई थी। और उस केस में जो मोबाइल फ़ोन निकल गया था, वो मोबाइल फ़ोन भी बाद में दिल्ली पुलिस की टीम ने ही बरामद किया था, जबकि केस जो है वो सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था दिल्ली में, मायापुरी के एरिया में, जहाँ पर रेडिएशन का एक केस हुआ था। वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल, कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें पाई गई थी। जी जी। अब मैं बता दूं ऑडियंस को कि मायापुरी इज़ अ स्क्रैप मार्केट। जगह जगह का जो कबाड़ है वो वहाँ पे बिकता है,
स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो डिस्कार्डेड चीज़ें होती हैं वो बिकती हैं और ठोक के भाव होलसेल में की वो मार्केट है, और वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिले थे। तो ये क्या केस था सर, और ये आप ही ने क्रैक किया था? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये अभी तक की हिस्ट्री का दिल्ली पुलिस का एक ही केस है। शायद उससे पहले और उसके बाद इस तरह का कोई केस नहीं हुआ। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जो एक स्क्रैप डीलर था, उसके यहाँ काम करने वाले 5 जो कार्यकर्ता थे वो बीमार होकर के सफदरजंग हॉस्पिटल में गए। उन लोगों की एमएलसीज बनी और एमएलसी में डॉक्टर्स लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इसका रीज़न क्या है ये इलनेस का, और पुलिस भी ऑलमोस्ट हेल्पलेस ही थी क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था और वो भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। जब हमने उन लोगों से बात की तो वो भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। परंतु जब उसका जो मालिक था उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई, उसको भी वो एनीमिक हो गया और उसको डाइसेंट्री वगैरह और प्रॉब्लम्स जो वो फेस करने लगा। फिर वो अपोलो हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट हुआ और लकीली अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये डायग्नोज कर लिया कि ही हैज़ बीन एक्सपोज टू न्यूक्लियर रेडिएशन पॉइजनिंग। यस, रेडिएशन पॉइजनिंग। उसने जब फिर वो वहाँ एमएलसी बनी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, एसएचओ ने मुझे इंटीमेट किया कि सर ऐसे ऐसे ये न्यूक्लियर रेडिएशन का केस है। तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को लूप में लिया और पूरी टीम जो है वो एकदम से एक्शन में आ गई। और उसका जो वर्कशॉप थी जहाँ वो काम करते थे सारे, उसको हमने पूरे को चारों तरफ से घेर करके और उसको जो है सील किया ताकि अब ये और ज़्यादा ना फैले। बट आप गए थे वहाँ? हाँ, मैं तो वहाँ कम से कम 12-14 घंटे वहीं पर रहा हूँ स्पॉट पर। और वहाँ पे रेडिएशन थी? यस, वहाँ पर रेडिएशन थी। और हमने फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे को कांटेक्ट किया। तो बीएआरसी ने हमको अपनी उनका एक ब्रांच ऑफिस है नरोरा बुलंदशहर में, वो भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ही है, कि सर वहाँ से आपको जो है असिस्टेंस मिलेगी। और वो नंबर उन्होंने हमको दिया, हमने फिर वहाँ कांटेक्ट किया। तो वहाँ से लेड कंटेनर्स लेकर के ट्रक आए और उन्होंने उस दुकान को पूरी को खाली करके वो पूरा सामान अपना उसके अंदर पैक करके लेके चले गए। ये ऑपरेशन पूरी रात चला, पूरी रात, और पूरी रात पुलिस की टीम वहाँ रही। उसमें हम लगभग 30-35 आदमी थे। बट वहाँ रेडिएशन से कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा? अब वो और उसका कोई साइड इफेक्ट बाद में आया तो नहीं, लेकिन अब किसी को हुआ भी हो तो कोई मतलब हमारे सामने या हमारे आपके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं था? नहीं, हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। इस केस के बाद दिल्ली पुलिस ने गीगर काउंटर जो है वो परचेज किए और सभी पीसीआर की गाड़ियों को वो दिए गए ताकि अगर कहीं भी रेडिएशन लीकेज की कोई कॉल मिलती है तो वो जाके मेजर कर सकें कि वो सेफ लिमिट में है या उससे ज़्यादा है। बट आप जब गई तो आपको पता था कि वहाँ रेडिएशन है? हाँ, हमको तो पता था क्योंकि हमने एमएलसी से हमको आइडिया हो गया था। लेकिन हमने जितना हमको ज्ञान था, हाँ, हमने अपने ज्ञान के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए हमने कोशिश की और उसको फिर वहाँ से सारा इकट्ठा करके पिकअप करवाया। और जब इन्वेस्टिगेशन उसकी आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेशन अब उस आदमी से हमने जब उसमें जो नरोरा से जो लोग आए थे एटॉमिक एनर्जी वाले, उन लोगों ने हमारे को एक फ़ोटोग्राफ बना के दिया कि इस तरह की कोई आइटम थी जो कि डिसइंटीग्रेट की गई, तोड़ी गई, जिसमें से ये निकला कोबाल्ट 60। हाँ, कोबाल्ट 60 उसमें था। बट कोबाल्ट 60 उधर मिला आपको? कोबाल्ट 60 उसके अंदर जो वो उसमें खड्डे जो बने हुए थे ना उस इक्विपमेंट के अंदर, उनमें सब में कोबाल्ट 60 था। क्यों वो आ कैसे गया इंडिया में? हाँ, वो आने का उसका बैकग्राउंड मैं पूरा बताता हूँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये जब इसको ये फिगर क्लियर हो गई तो वहाँ पर पूरे में उसके पम्पलेट्स वो भी बंटवाए गए, प्लस जो ऑनर था शॉप का उससे पूछा गया कि ये आपके पास कहाँ से है। तो फिर उसने हमको बताया कि मैंने ये दूसरे शॉपकीपर से ये लिया था कबाड़। फिर दूसरे शॉपकीपर को जब एग्जामिन किया तो उसने बताया जो ये
इक्विपमेंट था जो कि कबाड़ की मार्केट में उन लोगों ने डिसइंटीग्रेट किया था। उसका नाम गामा सेल था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आया था। उसका बैकग्राउंड ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 1985 में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ये दिया था, ताकि बच्चों को गामा सेल के बारे में बताया जा सके। और वो एक कमरे के अंदर रखा हुआ था और वहाँ पर स्पेस की शॉर्टेज हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, फैकल्टी के लिए जगह नहीं बची बैठने के लिए। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ये वो कमरा जो काफ़ी समय से बंद था, लगभग 16 साल से वो कमरा बंद था, जब उसको खोल के देखा गया तो वो गामा सेल उसमें रखा हुआ था। तो उस समय की जितनी भी फैकल्टी थी उनको किसी को ये मालूम नहीं था कि ये क्या है। तो उन लोगों ने अपनी जो डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करी और उसको कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसको डिस्पोज कर दिया, ऑक्शन कर दिया उसको। जबकि एक्चुअली ये होना चाहिए था कि उसको पहले ये देखना चाहिए था कि वो है क्या, उसके अंदर क्या कंटेंट है और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। उसमें वो फेल हुए, इसीलिए ये एमिशन हुआ और लोग जो है वो बीमार हुए। तो उसका अंत में ये हुआ कि गामा सेल यहाँ आ गया और यहाँ आने से लोगों को जो है ये तकलीफ हुई। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के और प्रोफेसर तीन या चार प्रोफेसर्स अरेस्ट हुए थे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस केस से ये जरूर पता चलता है कि जो इस टाइप की इनविजिबल चीज़ें होती हैं, रेडिएशन पॉइजनिंग या हाइपोथेटिकल ही है, मान लीजिए कभी कोई अटैक होता है, केमिकल अटैक, हाँ, या कोई न्यूक्लियर अटैक, तो जो भी है इस टाइप की कंटामिनेशन होती है डिलिबरेट, तो क्या दिल्ली जैसा शहर या कोई भी शहर प्रिपेयर्ड है उसको हैंडल करने के लिए? क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैंडल कर पाएंगी उसको? अगर कोई नई किस्म का कोई इस तरह का अटैक होता है तो मुझे लगता है कि हमको उसके बारे में कुछ स्पेशल ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि हम उसको हैंडल कर पाए। बट नॉर्मली हमको जब हो जाएगा उसके बाद ही हम एक्सप्लोर करके समझते हैं कि क्या है और तभी जाके कुछ एक्शन होता है। या सच, बिल्कुल ठीक। दैट इज़ द नॉर्मल हाँ, प्रोटोकॉल। नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि कोई चीज़ आती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसका रास्ता निकाला जाता है। नेवी जो एडमिरल थे, नेवी के चीफ थे एडमिरल सुशील कुमार, उनके घर पे एक मैरीन कमांडो था, मार्कोस। तो दैट कमांडो वाज ट्रांसफर्ड आउट बट ही डिड नॉट वांट टू गो। ओके। तो जस्ट टू रिटेन हिमसेल्फ टू द सेम प्लेस, उसने एक जो है एक झूठा केस बना दिया। उसने ये रात को पीसीआर को कॉल कर दिया कि यहाँ पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है। अच्छा। और मैंने जो है वो आतंकवादी हमला न्यूट्रलाइज किया। ही हैड फायर्ड फ्रॉम हिज गन, उसने जो है वहाँ 2-4 मार के और इस तरह से एम्प्टी, मतलब जस्ट एम्प्टी शॉट्स। हाँ, उसने अपनी तरफ से कर दिया कि भाई अगर मैं नहीं करता तो वो हो सकता है कि भाई वो घुस जाता चीफ के घर में। ओके। और उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे। अब चूंकि वो नेवल चीफ का घर था, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल तो कर दिया, लेकिन पुलिस को 2 घंटे तक अंदर नहीं घुसने दिया। अच्छा। बहुत देर तक वो अंदर ही अपना जो है अपने नेवी की जो पुलिस थी वो अपना काम करती रही। बट एनीवे अल्टीमेटली बिकॉज सब्जेक्ट तो लोकल पुलिस का है, तो लोकल पुलिस एंटर करी। जब हमने वहाँ जाके स्पॉट इंस्पेक्शन किया तो हमने ये पाया कि उस लड़के को जब हमने एग्जामिन किया, उसने बताया कि जी इस साथ वाली इस दीवार को कूद करके एक आदमी आया, उसने मुझ पर फायर किया। तो उसमें हमने, और साथ वाली दीवार जो बताई उसने, हाँ, वो उसमें प्रेसिडेंट रहते थे? उसमें उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पहले थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ, वो उसमें रहते थे। हाँ, तो मतलब उसकी बात किसी को पच नहीं रही थी कि ये सच कह रहा है। तो और फिर स्पॉट इंस्पेक्शन पे ये था कि वहाँ पर छोटे छोटे तकरीबन 500-600 गमले थे और उनमें सभी में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। तो कोई भी गमला डिस्टर्ब नहीं था, सारे गमले बिल्कुल सही अवस्था में थे, कोई टूटा हुआ नहीं था। तो ये बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई भी आतंकवादी आएगा तो वो कैसे घुसेगा इस जगह में, और फिर अगर वो घुस भी गया, मान लिया अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चुपचाप साइलेंट तरीके से, वापसी में तो वो भागेगा। अगर उस पर जब स्टेन गन का फायर होगा तो वो तो अपने आप को बचाएगा। तो इस तरह का कुछ नहीं मिला।
तो ये कंफर्म हो गया और सीनियर्स को जब ये बताया गया तो फिर सब ने ये डिसाइड किया कि इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने की ज़रूरत है। जब उसको और थोड़ा सा डिटेल में एग्जामिन किया तो वो टूट गया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और ये केस क्रैक हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही हम कह सकते हैं कि हम अब स्पॉट पे जो एग्जामिनेशन करते हैं स्पॉट से हमको बहुत सारे क्लूज मिलते हैं। इसी एग्जामिनेशन से मुझे याद आया कि जो आपका काम होता है एज ए पुलिस ऑफिसर ऑन द ग्राउंड, उसमें किस हद तक डिटेक्टिव वर्क होता है, किस हद तक फोरेंसिक वर्क होता है। जैसे डीएनए एनालिसिस की अगर हम बात करें जी तो अब निर्भय केस भी डीएनए एनालिसिस की वजह से ही इम्प्लीकेशन हुई, कन्विक्शन हुई, जो भी जी हुई। जी तो किस हद तक डिटेक्टिव वर्क अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है और किस हद तक हमको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तो हेल्प हम स्पेसिफिक केसेस में लेते हैं जिसमें कोई ऐसी हमको स्पॉट पे कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिसको फॉरेंसिक से एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, वो हम कराते हैं। या ना भी मिले तो हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट को स्पॉट पे बुलाते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ निकाल के कोई सैंपल्स कुछ ऐसे निकाल ले जो कि बाद में क्रिमिनल को क्राइम से कनेक्ट कर सके। तो एंडीवर एक पुलिस ऑफिसर का यही होता है कि स्पॉट से वो मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट करे। तो उसमें हमारे को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, या जो चीटिंग के केसेस है उसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेते हैं। एक्सपर्ट्स किसी भी फील्ड के हों, एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस हम लेते हैं जिससे कि वो बाद में जो है केस कनेक्ट होता है क्रिमिनल से और क्रिमिनल को सज़ा दिलाने में हमको हेल्प मिलती है। कुछ ऐसे केसेस होते होंगे जो पब्लिक की नज़र में नहीं आते बट दिल दहला देने वाले होते हैं। जैसे एक आपने बताया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था, उसमें क्या हुआ था? ये पश्चिम बिहार का केस था। ये बच्चों को किडनैप करने के बारे में ये केस दर्ज हुआ था और तकरीबन इस केस को दर्ज हुए भी 2 साल हो गए थे। पुराना केस था। अब चूँकि मैं एसीपी ऑपरेशंस था तो जो सीरियस किस्म के जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये स्पेशलाइज्ड एक अलग से टीम बनाई जाती है। उसमें हमने अलग टीम बना करके और इंस्पेक्टर मनिंदर को उसका इन्वेस्टिगेशन में लगाया कि आप इस केस को जो है हैंडल करें। इंफॉर्मेशन डेवलप करी और इंफॉर्मेशन डेवलप करने के बाद ये पता चला कि जिन बच्चों को किडनैप किया था 3 इन्फेंट्स थे जो कि जिस समय उनको किडनैप किया देवर इन्फेंट्स। 2 साल के आसपास उनकी एज होगी और उनको ले जा करके और वो सोडावास एक गांव है अलवर ज़िले में, अलवर राजस्थान में, वहाँ उनको रखा हुआ है। तो हमारी रेडिंग टीम जो स्टाफ हमने भेजा वहाँ और उनको वहाँ से बच्चों को रिकवर करके लाए। अब जो सैड पार्ट है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो 2 साल से अब 5 साल के हो गए हैं, लेकिन उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे वो 10 साल के बच्चे हैं, क्योंकि उनको केमिकल के थ्रू एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वगैरह दे करके उनकी ग्रोथ को इतना एनहांस कर दिया ताकि वो समय से पहले यंग हो जाएं। और ये तीनों बच्चे ये गर्ल डॉटर्स थी जिनको कि स्मगल करके सऊदीया वगैरह भेजा जाता था। तो ये एक बड़ा सीरियस केस था जिसको कि हमारी टीम ने क्रैक किया था। और इमोशनल पार्ट ये था कि जब बच्चों को पेरेंट्स को सामने लाया गया तो कोई भी बच्चा अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था और पेरेंट्स वर वेरी इमोशनल कि भाई हमारे जो है ये बच्चे हमको 3 साल के बाद बच्चे हमारे मिल गए। तो बड़ा एक दिल को बड़ी शांति मिलती है जब आप कोई इस तरह का कोई काम कर पाते हैं। बट हजम करना मुश्किल हो रहा है ये थॉट कि 2 साल की बच्ची को किडनैप करा किसी ने, उसके बाद उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दे के उसकी आर्टिफिशियली उम्र बढ़ाई गई ताकि उसको बेचा जा सके प्रोस्टिट्यूशन में। दीज केसेस आर रैम्पेंट इन इंडिया। बॉम्बे में भी और केरला वगैरह में काफ़ी केसेस हो रहे हैं इस तरह, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी पकड़े जाते हैं। क्राइम इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी कोई क्राइम रुकता नहीं है। बस ये है कि पुलिस की विजिलेंस से वो रिड्यूस हो सकता है। अब जो उस समय की जो जनरेशन है जिसको पता है पुलिस जो है काम कर रही है वो नहीं करता, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है क्रिमिनल की, उसको नहीं पता कौन क्या काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं।
उनका काम क्राइम करना है। दीपक भारद्वाज मर्डर केस बहुत बड़ा केस था आपके करियर का, और बहुत न्यूज़ में और मीडिया में भी आया था। दीपक भारद्वाज एक बिलियनियर थे, जी जी बहुत वेल्दी, 40,000 करोड़ तक की नेटवर्थ थी। जी जी। उस मर्डर केस में क्या हुआ था? ये केस, ये दीपक भारद्वाज, उसके अलावा दीपक भारद्वाज ने बीएसपी के साथ उसका एफिलिएशन था, और मर्डर होने के 1 महीने बाद उसने उसको बीएसपी से एमपी के लिए टिकट मिलने वाला था। और जिस वजह से ये उसका मर्डर हुआ, मतलब थोड़ा पहले हुआ, मर्डर तो होना था उसका, लेकिन जो क्रिमिनल जो हमने बाद में पकड़े, प्रदीप था मेन जो क्रिमिनल था, उसने बताया कि मेरे ऊपर जो प्रेशर बनाया गया वो ये कि भाई जब ये, अगर इसने एमपी के लिए इलेक्शन के लिए वो भर दिया, अपना नॉमिनेशन भर दिया, तो इसको पीएसओ वगैरह मिल जाएगा, फिर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे इसको। तो उस उन्होंने वो स्पीड में ऐसा काम किया कि उसमें वो कुछ गलतियां कर बैठे, जिससे वो सीसीटीवी में उनकी आ गई, गाड़ी का नंबर आ गया, जिससे कि हम उनको पकड़ पाए। तो एक्चुअली ये है कि दीपक भारद्वाज एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का डेवलपर था, और हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर उसने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ था, बैंकेट हॉल्स थे उसमें। उसके 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे उसकी अपनी चॉइस के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे थे। तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज फैमिली, ना अपनी वाइफ से खुश था वो, ना अपने बच्चों से खुश था, और वो अलग से रहता था हाईवे पे, और उसकी वाइफ वहाँ अलग रहती थी द्वारका में अपने दोनों बच्चों के साथ। तो उन लोगों को ये हो गया कि भाई ये उसकी कुछ कंप्लेंट्स, दीपक भारद्वाज की कंप्लेंट्स उनको जाने लगी कि ये जो है एडल्ट्री में भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड दे वर फियरिंग कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको कहीं उन लोगों को ना दे दे जो जिसके साथ अफेयर है। हाँ, तो फिर उन लोगों ने कहा भाई इसका यही इलाज है कि इसको जो है समाप्त किया जाए। फैमिली हाँ, ट्राइड टू किल हिम। फैमिली वार इन्वॉल्व, लड़का इन्वॉल्व था, लड़का अरेस्ट हुआ था इसमें, उसका लड़का अरेस्ट हुआ था, उसमें एक बाबा था वो अरेस्ट हुआ था, एक एडवोकेट था वो अरेस्ट हुआ था। बाबा अरेस्ट नहीं हो पाया, बाबा का आइडेंटिटी ही सही ढंग से नहीं इस्टेब्लिश हो पाई, और वो अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका एक लड़का अरेस्ट हुआ था और एक एडवोकेट अरेस्ट हुआ था, और जो उन्होंने पेमेंट वगैरह करी थी वो सब हमने रिकवर कर ली थी उस समय। तो कितने पैसे दिए गए थे उनको मारने के? 50 लाख के आसपास का शायद था उसमें, 50 लाख का। 50 lakhs टू किल हिम, हाँ, 2013 का केस है, एंड ही वाज शॉट डेड। ही वाज शॉट डेड। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यस, इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इज अ कॉमन थिंग? इज इट देयर अवेलेबल? पीपल डू इट? इट्स नॉट वेरी कॉमन इन दिल्ली, स्टेट्स में, हमारे यूपी वगैरह में और हरियाणा में है। लेकिन जो अब मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, उस समय इतना नहीं था। एज ऑन टुडे तो अब तो कोई भी स्टेट शायद बचा नहीं है इन चीज़ों से। क्राइम जो है वो बढ़ गया है काफ़ी। अच्छा। हाँ, अब ज़्यादा हैं, गैंग वार्स भी ज़्यादा हैं, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन बढ़ गया है, और गैंग जो है वो गैंग्स बढ़ गए हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आपके नज़रिए में और फैक्ट्स के हिसाब से, बिकॉज आई एम श्योर आप फैक्ट्स जानते होंगे, क्राइम बढ़ रहा है, हीनस क्राइम बढ़ रहा है। हीनस क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, और हीनस क्राइम और साइबर क्राइम, साइबर क्राइम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आउट ऑफ कंट्रोल। इट इज़ मैनी टाइम्स, ये तो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में पुलिस के लिए सीरियस हेडेक बनेगा साइबर क्राइम। ट्रेडिशनल क्राइम कम हो जाएगा, साइबर क्राइम ज़्यादा होगा। बट ट्रेडिशनल क्राइम में भी गैंग वॉर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब बढ़ रही हैं। दिस थिंग्स आर इंक्रीजिंग। ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना क्राइम बढ़ेगा। उसमें तो मतलब ये चीज़ें तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती। बट व्हाट इज़ द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल? कोई इस टाइप की हरकत, जैसे आपने बताया, कोई 50 लाख रुपए लेके मार रहा है किसी को, इंसान को ही मार दे रहा है, कोई पैसे लेके बच्चों को अबडक्ट कर रहा है, कोई बैंक की रॉबरी कर रहा है, किसी ने घर में स्टेन गन रखी हुई है जबकि उसका 2 महीने का बच्चा है, ये क्या मेंटालिटी है? मेंटलिटी, ये लैक ऑफ एजुकेशन है, और ग्रीड है पैसा कमाने की। लोगों ने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं, और सोर्स ऑफ लिवलीहुड कुछ है नहीं। आदमी एक दफ़ा एक रास्ते पे निकल जाता है, वो अपने खर्चे तो बढ़ा लेता है, लेकिन वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनकम उसकी बढ़ती नहीं है, और अपने ऊपर कंट्रोल करने की लोगों की वो है नहीं कि भाई अपने
इच्छाओं पे कंट्रोल किया जाए। खर्चा कम करेगा तो अपने आप ही गलतियां कम होंगी। पुलिस की वर्दी बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है, एक सबके माइंड में छपी हुई है और उससे डर लगता है लोगों को। जब आप उसको पहनते थे तो हाउ डिड यू ट्रीट दैट यूनिफॉर्म? क्या मानते हैं आप उसको? पुलिस की वर्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालती है बहुत ज़्यादा, प्राइड है ये, और कॉन्फिडेंस भी देती है। पुलिस इज़ ए विजिबल सिंबल ऑफ गवर्नमेंट। पुलिस की वर्दी में अगर कोई ऑफिसर कहीं घूम रहा है, कोई भी पुलिसमैन कहीं भी घूम रहा है, तो उससे आम पब्लिक जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को ये चाहिए कि वो क्रिमिनल के साथ सख्ती करे और आम जनता के साथ सहानुभूति के साथ बात करे। और आम जनता के साथ जब आपका इंटरेक्शन होते हैं पुलिस के, जी, तो नॉर्मली तो पुलिस के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है। ये उसका कारण है, जो पुलिस का जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि पुलिस जो है वो आपकी फ्रीडम को चेक करती है। आप एक विशेष दिशा में जाना चाहते हैं और उस दिशा में जाना मना है। अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको हर्ट होता है, वो आप फील करते हैं उस बात को कि यार मुझे रोक दिया, लेकिन आपको बैकग्राउंड का नहीं पता कि उसको क्यों रोक दिया गया। वो जो रोका गया उसका कोई कारण है, वो कारण उस पुलिस वाले को पता है। बिना मतलब कोई पुलिस वाला किसी को कहीं भी जाने से नहीं रोकता। सर, पुलिस की नौकरी आसान नहीं है, ये तो सब समझते हैं, बट पुलिस के एंड से लैप्सेस भी बहुत हो जाते हैं। जैसे जो अभी का जो केस है जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की ड्राउनिंग से डेथ हो गई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आपको डिफरेंट टाइप के केसेस मिलते हैं और आपको अगर किसी भी एक फील्ड के बारे में, किसी चीज़ का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप उस केस के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो यू आर सपोज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपको जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, आपको उनकी जो लूप होल्स हैं या वो जो कमियां छोड़ते हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। जब भी आप उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और जस्टिस कर सकते हैं। अभी करंट केस जो राजेंद्र नगर में हुआ है उसमें 3 बच्चों की जो डेथ हुई है, उसमें ये देखा कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाए। इसमें यह होना चाहिए था कि कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस एरिया की ऑक्यूपेशन परमिशन दी है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वाई दे हैव अलाउड कोचिंग टू बी taking place at a place which is specifically to be used for parking or for storage purpose। उसका मिसयूज़ हुआ है जगह का। तो मिसयूज़ होने से, एक लैप्स होने से एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमारे और जो स्कॉर्पियो गाड़ी तो चला के लेकर गया इंसान जिसकी वजह से, वो भी गलत अरेस्ट है। हाँ, वो गलत अरेस्ट है। उसके बारे में तो कोर्ट ने काफ़ी सीरियस कमेंट्स पास किए हैं। और पुलिस ऑफिसर का काम ऐसा है कि उसको काम इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि कई बार वो ठीक करते करते गलत भी कर जाता है। बट वी कैन नॉट जस्टिफाई, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और आप किसी गलत अरेस्ट को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस केस में इसकी गाड़ी चलाने वाले की कोई ग्लेयरिंग या ओपन मिस्टेक हम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके ये नॉलेज में थोड़ी है कि भाई वो यहाँ से गाड़ी ऐसे लेके जाएगा तो अंदर जो है लोग डूब जाएंगे। उसके नॉलेज में अगर हो तो फिर, नॉलेज अगर हो जाएगी फिर तो कल्पेबल होमिसाइड में वो अरेस्ट हो जाएगा। कॉग्निजेबल नहीं है। नहीं, कल्पेबल होमिसाइड तो कॉग्निजेबल है ना। उसमें तो अगर उसकी संज्ञान में आ जाता है कि भाई मेरे इस एक्ट से किसी की डेथ हो जाएगी तो वो अरेस्ट होगा। लेकिन इस केस में नहीं है, क्योंकि इस केस में उसको कैसे पता चलेगा
वो तो रूटीन में अपनी गाड़ी निकाल के लेके जा रहा है। दैट एवरीबडी विल ट्राई कि भाई मेरी गाड़ी पानी में फंस ना जाए, मेरे साइलेंसर में पानी ना आ जाए। आपका किरण बेदी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। शी वॉज ए वेरी नोबल लेडी, शी सुपरवाइज्ड very nicely, she was very good to the public, and she took all interest in her duties and welfare of the staff. और क्या वो स्ट्रिक्ट थी? She was strict wherever required, she was very strict, definitely, but she used to appreciate every person who brought some laurels to the department. सर पुलिस की नौकरी में मेंटल हेल्थ, फैमिली टाइम, खुद की स्ट्रेस लेवल्स, इन सब फैक्टर्स पे कैसा रहता है? जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हैं उनमें पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, उसकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से है कि वो अपने काम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। उस एंडीवर में उसको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने पर्सनल कामों को इग्नोर करना पड़ता है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑफिसर को एक फ़ाइल मिल गई तो वो उसको आगे दूसरे को हैंड ओवर करके और अपने घर चला जाए। जो ऑफिसर को एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसको फाइनली उसका पूरा काम कंक्लूड करके उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कमिटमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से हर आदमी स्ट्रेस में तो रहता ही रहता है, उसके अलावा उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, विच इंक्लूड्स हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ भी हो जाती है लोगों को। और चूँकि आदमी अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता तो जो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो आप किस किस टाइप के चेंजेस देखना चाहेंगे आने वाले पुलिस फोर्स में? तो पुलिस में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए? पुलिस में रिफॉर्म्स, टाइमिंग का अगर ध्यान रखा जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जो लंबे वर्किंग आवर्स हैं वो आदमी को स्ट्रेस में भी डालते हैं और उसका व्यवहार भी उससे ख़राब हो जाता है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट की इमेज को ख़राब करता है। तो शिफ्ट ड्यूटी का एक पैटर्न है, बॉम्बे पुलिस का एक मॉडल पैटर्न है जिसमें एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है और बाकी 3 इंस्पेक्टर्स 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटीज़ करते हैं। अगर उसको फॉलो किया जाए तो शायद वो कुछ हमें कुछ आराम दे सकता है आज की तारीख में। बॉम्बे पुलिस और दिल्ली पुलिस में क्या फ़र्क है? बॉम्बे पुलिस एक राज्य की पुलिस है जो कि एक शहर को केटर कर रही है। वहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, दिल्ली की पॉपुलेशन के मुकाबले में काफ़ी कम है। और दिल्ली में जो पुलिस की कमिटमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ राजधानी है और पूरा टॉप ब्रास जो है पॉलिटिशियंस का वो यहीं रहता है। उनके लिए अलग से सिक्योरिटी का एक सेटअप तैयार करना पड़ता है। जो पुलिस का टोटल स्टाफ का 40% मैन पावर जो है वो उसमें डिवोट हो जाता है, तो आम जनता के लिए सिर्फ 60% स्टाफ ही पुलिस का बचता है। इसीलिए अच्छा हो अगर हम स्टाफ और ज़्यादा बढ़ा पाएँ ताकि लोगों को भी एक अच्छा माहौल मिले और अच्छी सुरक्षा मिले। तो 60% ही पुलिस फोर्स सिविलियंस के लिए अवेलेबल है, बाकी 40% सिर्फ वीआईपी प्रोटेक्शन कर रही है दिल्ली पुलिस में। इस पॉडकास्ट का एक इंटेंशन ये रहता है कि लोगों को वो पता चले जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाता, ना सिखाता है ना सिखा सकता है। जी जी। आपका इतना एक्सपीरियंस, इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस और इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस, जब आपने सोसाइटी की अंडरबेली को देखा है, आपने क्रिमिनल्स को देखा है, आपने रॉबर्स को देखा है, आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, आप उस सिलेबस ऑफ लाइफ में क्या डालना चाहेंगे? एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग, और वो अपने आप को ह्यूमन की तरह ही अगर पेश करे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, दूसरे की इच्छाओं को भी ध्यान में रखे, दूसरे को ड्यू रेस्पेक्ट दे, दूसरे को इम्पोर्टेंस दे और उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपने आप को कंडक्ट करे ताकि दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो और सभी काम स्मूथली हो। थैंक यू एसीपी नांदल सर, आपने जो बातें बताई उसमें से बहुत केसेस, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस तो थे ही, बट उन केसेस के पीछे आपका एसीपी, एसएचओ या पुलिस वाले का पर्सपेक्टिव इतने आराम से जानने को नहीं मिलता है। हम सिर्फ वो सुनते हैं जो मीडिया हमको बताती है। वो पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
आई होप दैट ये आपकी बातें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगी लोगों को, लोग समझेंगे, सीखेंगे और पूरी की पूरी सिचुएशन को, पुलिस को, मीडिया को एक बेटर नज़रिए से देखेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. I am happy that this will benefit the general public. और जो लोगों के दिमाग में पुलिस के बारे में गलत नोशंस हैं उसको हम दूर करने में शायद कामयाब होंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई होप आपको वो पर्सपेक्टिव मिला जिसकी मैं बात कर रहा था. आप समझे, देखे. दिस इज़ द लाइफ ऑफ एन एक्चुअल पुलिसमैन ऑन द ग्राउंड. एंड इफ इट हैज़ बेनिफिटेड यू, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ वैल्यू थी तो आपको इसको शेयर करना चाहिए. You should let other people also witness it. You should let their perspectives be informed by it. You should let the other perspective go out. It's important. And because it makes us more educated, the more educated we are, the better perspectives we'll have, the more balanced we'll be, and the better we'll function as a society. That is the purpose of this podcast. Thank you very much.